वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग एनटीपीसी का सीरीज़ का भी रेगुलर वे में शुरू करेंगे, लेकिन अल्टरनेट डेम होगा। यानी पहला दिन एनटीपीसी रहेगा, एक दिन एनटीपीसी का और एक दिन एसएससी का, ताकि हर तरह के हर लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। यानी कोशिश मेरा यही रहता है कि जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपको हर लेवल का आ जाए, मतलब हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो जाए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्या है, भूतल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर जाने पर शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। एक फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। इस मीनार से कुछ दूरी पर एक बिंदु θ1 कोण बना रही है। कुछ दूरी पर जो बिंदु है वो θ1 कोण बना रही है। और मीनार से हम कुछ दूरी डी मीटर चलें, मीनार की ओर अगर हम डी मीटर चलें, डी मीटर जाने पर ये जो दूसरा बिंदु आता है, ये बिंदु θ2 कोण बना रही है। ये बिंदु जो है θ2 कोण बना रही है। तब इसमें एक फार्मूला लगेगा, D बराबर H cot θ1 माइनस cot θ2, ठीक है। यानी मीनार, अगर एक मीनार h मीटर लंबी हो, इसके कुछ मीटर दूरी पर एक बिंदु हो, ये बिंदु θ1 मीनार पे θ1 कोण बना रही है, और d मीटर दूरी जाने पर जो दूसरा बिंदु होता है वो θ2 कोण बनाती है। तब इस दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी होगा, यानी D बराबर H cot θ1 माइनस cot θ2, ये फार्मूला आ जाता है। तो यहाँ से इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना दिया गया, 60 मीटर जाने पर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर। यानी यहाँ पे D जो है 60 मीटर दिया है, बराबर H, हाइट कितना दिया है, हाइट निकालना है, मीनार की ऊंचाई पूछा है तो हाइट निकालना है। cot θ1, यानी θ1 छोटा डिग्री को मानेंगे तो cot 45 माइनस cot 60, यह है ना 60 डिग्री हो जाती है, यानी 45 से 60 हो जाती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके सवाल का आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ से 60 बराबर H, cot 45 कितना होता है 1, और cot 7 होता है 1/√3, cot 7 1/√3। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे 60 इजकल टू H, अगर यहाँ पे √3 हम एलसीएम लेंगे तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी √3 माइनस 1 हो जाएगा। यानी अब ये फिगर को डिलीट करते, ये फार्मूला लिख लेना है, उस फार्मूला लिखने के बाद इस सवाल को सॉल्व कर लेना। तो अब ये √3 इधर आएगा, तो यानी हाइट और अब क्या होगा, यानी 60√3 बाय ये √3 इधर चला गया, √3 + 1। इसका परमीकरण करेंगे तो √3 - 1 से परमीकरण करना पड़ेगा, √3 - 1 से परमीकरण करना पड़ेगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, a + b इंटू a - b। तो क्या हो जाएगा, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 में से गया कितना हो गया 2, यानी 2 से हम इसको काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइट आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे 30 बचा, और ये √3 से इस √3 को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर ये √3 से इस 1 को गुना करेंगे तो -√3 आ जाएगा। तो यानी जो आंसर होगा 30 × 3 - √3, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, D बराबर H cot θ1 माइनस cot θ2। अब नेक्स्ट आते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितने दिया गया, 90 डिग्री दिया गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया गया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 1 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 + tan स्क्वायर बीटा निकालना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का कोई भी मान रख सकते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा के बदले में 45 में रख सकते हैं और बीटा के बदले में भी 45 रखते हैं। 45 इसलिए रखें ताकि 45 डिग्री का मान निकालने में सुविधा होता है। चाहते तो हम यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 भी रख सकते थे, लेकिन 30-60 का मान निकालने में हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग 45 मान रख लिया। अल्फ़ा के बदले में 45 और बीटा के बदले में भी 45। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2। अगर 1/√2 का स्क्वायर करें तो 1/2, यानी ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 1 - 1/2, स्क्वायर करेंगे तो cos 45 भी 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, गुने
1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट 45 कितना होता है, बीटा के बदले में 45, कॉट 45 1, यानी 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 tan स्क्वायर बीटा, इन tan का मान भी 1 ही होता है, इन tan 45 भी 1 ही होता है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, गुने 1/2 गुने ये भी 1/2, 1 प्लस 1 यानी 2, ये 1 प्लस 1 यानी 2, सारा चीज़ कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितने दिए गए थे 90 डिग्री, तो अल्फा बीटा के बदले हम कोई मान रख सकते हैं, अल्फा के बदले में 45 डिग्री, बीटा के बदले में 45 डिग्री, और फिर ये मान रख के इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब tan थीटा माइनस कॉट थीटा क्या दिया गया है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा ये बराबर 0 दिया गया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ये कॉट थीटा अगर उधर जाएगा तो माइनस कॉट थीटा तो प्लस कॉट थीटा, तो tan थीटा और कॉट थीटा किस मान पे बराबर होता है 45 डिग्री पे, तो थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे tan 45 से कॉट 45 भी एक होता है। अब जब थीटा इजकल टू 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, अब प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2, यानी ये हो जाएगा 2/√2। अगर हम √2 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स में कट जाएगा √2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का माप उसके बाह्य कोण का दोगुना है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आंतरिक कोण। प्रत्येक आंतरिक कोण का क्या फार्मूला होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180/n, ये प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। और बाह्य कोण का क्या फार्मूला होता है 360/n। अगर प्रत्येक बाह्य कोण पूछें तो क्या फार्मूला होता है 360/n, जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे बोला चले आंतरिक कोण जो है वो बाह्य कोण का दोगुना है, यानी ये जो आंतरिक कोण है वो किसका दोगुना है बाह्य कोण का दोगुना है। तो बाह्य कोण में 2 से गुना करके बराबर कर देंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, 180 से ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, 18 × 36, तो n-2 बराबर कितना आ गया 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 आ गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा तो +2, यानी n बराबर 6, भुजा की जो संख्या आएगा वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वृत्तीय माप में 11 डिग्री 15 मिनट, यानी ये जो डिग्री है इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, घंटा भी बोलते हैं, यानी आवर बोलते हैं। डिग्री को क्या बोलते हैं घंटा। और ये 15 के साथ जो सिंगल पाई लगा है, ये सिंगल पाई किसको सूचित करता है मिनट को सूचित करता है, मिनट। अगर यहीं पे हम 12 के बाद डबल पाई लगा देते हैं तो ये डबल पाई किसको सूचित करता है सेकेंड को सूचित करता है, सेकेंड को। ठीक है, तो ये जो डिग्री है, डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं घंटा बोलते हैं, और ये एक सिंगल पाई को क्या बोलते हैं मिनट बोलते हैं, और डबल पाई रहता तो वो सेकेंड होता। तो यहाँ पे डबल पाई नहीं दिया गया, यानी सेकेंड का कोई काम नहीं है। अगर हम लोग 11 डिग्री तो 11 घंटा तो है ही है, अगर इस हम 15 मिनट को अगर घंटा में बदलें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो 15 × 15, 15 × 60, यानी 11 + 1/4, 11 × 44, 45/4 डिग्री आ गया, यानी 45/4 डिग्री मतलब क्या घंटा आ गया, 45/4 डिग्री आया। अब बोला इसका मान रेडियन में क्या होगा, रेडियन में, यानी ये सी जो है वो रेडियन को बोध कराता है, तो रेडियन में तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है π/180 रेडियन, जिसको सी से डिनोट करते हैं। 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे π/180 से गुना करेंगे, तो 45/4 डिग्री में कितना रेडियन होगा π/180 से गुना कर देंगे, 45 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पर π/4 = 16, यानी जो आंसर आएगा π/16 रेडियन इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो डिग्री होता है उसको घंटा बोला जाता है, और ये जो सिंगल पाई होता है वो मिनट होता है, और डबल पाई रहता है तो वो सेकेंड होता है। तो सबसे पहले हम सबको घंटा में कन्वर्ट कर दिए, तो 45/4 घंटा आया, यानी 45/4 डिग्री आया। अब इस डिग्री को क्या किए रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना कर दिए। नेक्स्ट आते हैं,
इसमें अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ रहा है। ये सवाल पिछले वाले वीडियो में भी आगे आ चुका है, फिर से देख लेते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के फॉर्म में सबको तोड़ लेंगे, यानी जितना भी संख्या है सबको अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ेंगे। जैसे ये 4 के पावर 10 है, अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, ये सब अभाज्य संख्या, यानी जो 1 से कटे और खुद से कटे, यानी जिसका केवल 2 मल्टीपल हो। तो सबसे पहले ये 4 पावर 10 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पावर 10 गुने 7 के पावर 3 है, और गुने 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 को 16 लिख सकते हैं, 16 को 2 के पावर 4, और स्क्वायर भी है बाद में, गुने 11, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 के पावर 2, 10 को 2 गुने 5, यानी सबको अब अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ दिए। अब आते हैं, यानी जब a⁴m के पावर हो, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर गुना हो जाता है, तो यहाँ पे 2 का पावर कितना आ जाएगा? 20 गुने ये 20 आ गया। 7 के पावर कितना आ जाएगा? 3, यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर क्या होगा? गुना, यानी 2 के पावर 8 यहाँ पे हो जाएगा, गुने 11, यानी 11 के पावर हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मान चलिए a के पावर a गुने b के पावर अगर कोई संख्या हो m, तो ये a के पावर में भी चला जाएगा और b के पावर में भी चला जाएगा, यानी 2 के पावर में भी ये चला जाएगा और ये 5 के पावर में भी चला जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है तो जितना भी पावर है सबको जोड़ देंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड का जो संख्या होगा, अभाज्य गुणनखंड का जो संख्या सब पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी 20 + 3 + 8 प्लस यहाँ 11 का पावर 1 था तो 1 + 2 + 2, तो 20 3 23, 23 8 31, 1 32, 2 34, 2 36, यानी टोटल जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगा वो 36 इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर 36 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ देंगे और पावर को ऐड कर देंगे, जितना पावर रहेगा सब पावर को ऐड कर देंगे। ये चारों ऑप्शन में से वह संख्या कौन है जो √0.9 के करीब है? बहुत सारा लोग इसका आंसर ए नंबर देंगे, जो कि सरासर गलत है। √0.9, अगर हम इस 0.9 को क्या लिख सकते हैं? 9/10 लिख सकते हैं ना। चलिए 9 का तो 3 निकल जाएगा, लेकिन ये 10 का क्या निकलेगा? ये कुछ पॉइंट में निकलेगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तो इसीलिए इसका आंसर 0.3 नहीं हो सकता। इसको कैसे बनाएंगे? इस पर हम 90 डाल सकते हैं ना, पॉइंट के बाद हम कोई भी मतलब कितना भी जीरो डाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे समीकरण को अब 90/100 लिखेंगे, 90/100, तो ऊपर में जो √90 है तो 9 9 81, यानी 9 पॉइंट समथिंग में ये जाएगा। इन 90 को क्या लिख सकते हैं? 9 पॉइंट समथिंग √90 को डिवाइड बाय, और 100 का रूट अंदर 10 निकल जाएगा। अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो एक अंक पीछे चला आएगा, यानी 0.9 और समथिंग आएगा, यानी किसके करीब आ गया? 0.9 के करीब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर कहीं पे भी 0.4 दें तो इसका मतलब इसका रूट अंडर 0.2 नहीं होगा, 0.4 का रूट अंडर 0.2 नहीं होगा, इसका जो रूट अंडर होगा वो क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? एक जीरो हम अपना मन से डाल देंगे, तो अब ये आ गया 40/100। इस दशमलव को हटाएंगे तो 40/100 में ये 40 किसके स्क्वायर के लगभग जा रहा है? 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई ये 100 का जो रूट अंडर होगा 10 होगा, यानी ये जो रूट अंडर 4 होगा वो 0.6 के अप्रॉक्स में होगा, यानी ये जो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ वाला पॉइंट एक पीछे चला, यानी 0.6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 36 है। आते एक मिनट, सबसे पहले अगर हम विभाजक में देखें तो यहाँ पे जो संख्या होता है ये भाज्य होता है, यहाँ पे जो संख्या होता है ये भाज्य होता है, और यहाँ पे जो संख्या होता है वो भाजक, और यहाँ पे जो संख्या होता है वो भागफल, और यहाँ पे जो संख्या बच जाता है वो क्या होता है? शेष होता है। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है भाज्य बराबर। अब आते हैं यहाँ पे क्या, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल 36 दिया गया है, यानी शेष जो है वो 36 दे दिया गया है। और विभाजक के बारे में, यानी ये भाजक के बारे में बोला जा रहा है, ये शेषफल का 5 गुना, विभाजक शेषफल का 5 गुना है। तो यानी इसका मतलब शेषफल इसका 5 गुना, 36 का 5 गुना कितना होता है, 180। इसका मतलब जो विभाजक होगा वो यहाँ पे बोला जाए ना, विभाजक शेषफल का 5 गुना है, तो 36 पंच 180 इसका विभाजक हो जाएगा, यानी भाजक हो जाएगा। और यही विभाजक के बारे में बोला जा रहा है भागफल का 12 गुना, यानी ये जो 180 है इसका 12 गुना है, तो इसका मतलब 12 गुना है। अगर इसका मतलब भागफल निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड करेंगे, और 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अब भाज पूछा जा रहा है, तो भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी 180 गुने 15 प्लस 36, तो 0 15 120 12 2700 प्लस 36, यानी 2736 इसका आंसर आ जाएगा, 2736 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दो संख्या का योग 520 है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम किया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। हम इस यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट से हम लोग दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, अगर बड़ी संख्या को 4% कम कर देंगे तो बड़ी संख्या अब 96% बचेगा, 4% कम करेंगे तो 96% बचेगा। और छोटी संख्या को अगर 12% बढ़ा देंगे, अगर छोटी संख्या को 12% बढ़ाएंगे तो ये 112% हो जाएगा। और इससे जो प्राप्त संख्या होता है ये एक समान हो जाता है। अब जो है दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा। और अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये 4 से कितना बार में कटेगा, 24 बार में, और ये 4 से 28 बार में। अब फिर अगर देखें तो 4 से ये 6 बार में, 4 से ये 7 बार में, यानी x बट्टा वाई जो आया वो 7/6 आ गया, यानी ये y को काट के नीचे ले गए, फिर ये 6 को काट के नीचे ले गए, इस साइड ले आए। तो x बट्टा वाई 7/6, यानी x और y का जो अनुपात आया वो क्या आ गया, x/y 7/6। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, दोनों का योगफल 520 दिया गया, यानी 7 6 13 अनुपात में 13 का वैल्यू 520, एक का वैल्यू 13 चौक 52 यानी 40। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, छोटी संख्या 6 था, तो 6 का वैल्यू 6 चौका 24 यानी 240। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो बाद वाला स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट से हम लोग एक्स वाई में रिलेशन निकालिए, अनुपात निकालिए, और एक्स वाई का जब अनुपात आ गया तो योग 520 था, तो छोटी संख्या निकाल लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, यानी अरविंद का आय हम लोग 100 मान लेते हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं 75%, यानी 75 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना कर रहे हैं 25 रुपया बचत करेगा, यानी 100 रुपया में अगर 75% खर्च कराए तो 25% बचत करेगा। यदि उसकी आय में 20% का वृद्धि हो जाए, यानी पहले 100 रुपया कमाता था, अब जो है वो 20% वृद्धि हो गया, यानी 120 रुपया कमा रहा है। खर्च में भी 10% का वृद्धि कर लिया, यानी पहले 75 रुपया खर्च करता था, अब अगर इसमें 10% का वृद्धि करेगा, यानी 110/100, यानी कितना करेगा 82.5, यानी 75 को 11 से गुना करेंगे तो 825 आएगा, 825 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 82.5 आ जाएगा। यानी अब 120 रुपया कमा रहा है और 82.5 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 0.5 इधर आ जाएगा, और 7 8 3 11, यानी 37.5 रुपया अब बचा रहा है।
ठीक है। यानी अब क्या हुआ, उसके आय में 20% का वृद्धि हुआ, यानी नया 120 रुपया, और खर्च में 10% का वृद्धि हुआ, यानी 75 में अगर 10% वृद्धि करें तो 110/100 यानी 82.5, यानी 120 रुपये अब कमा रहा है और 82.5 रुपये खर्च कर रहा है। इसका मतलब 37.5 रुपया बचत कर रहा है। पहले 25 रुपये बचत करता था, अब 37.5 रुपये बचत कर रहा है। तो उसकी बचत में वृद्धि पूछ रहा है, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है बचत में। 25 से 37.5 गया, यानी 12.5 रुपये का वृद्धि हो रहा है। कितना में? 25 में गुना 100, यानी ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 0 आएगा। 125 से 2 बार में काटेंगे तो 250 आ जाएगा। 2 से ये 50 बार में लगेगा, यानी कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 50% को उसके बचत में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज एबीसी और एसीबी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। देखिए, अगर किसी भी सवाल में, ट्रायंगल के सवाल में एबीसी दिया गया है, अगर बी और सी का द्विभाजक अगर ओ पर मिले तब एंगल बीओसी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। यानी ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री में से ऊपर वाले एंगल का आधा घटा देंगे तो बीओसी आ जाएगा। ठीक है। अगर यही पे सवाल ये दें, एक ही त्रिभुज एबीसी दिया है, एबीसी, इसमें बाह्य द्विभाजक यानी एंगल बी का और एंगल सी का बाहरी द्विभाजक अगर ओ पर मिलता है तब एंगल बीओसी होता है। तब जो एंगल बीओसी होता है वो होता है बीओसी, वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। यानी जब आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिले, आंतरिक द्विभाजक ओ पे, तब बीओसी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। और जब बाहरी द्विभाजक ओ पर मिले तब जो बीओसी होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से हम लोग बीओसी का मान दिया गया 110, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 110 बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ये हाफ ऑफ एंगल ए को इधर ले आते हैं और 110 को इधर ले आते हैं। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे प्लस होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है और यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। आंतरिक द्विभाजक में प्लस होता है और बाहरी द्विभाजक में माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस होगा। ये हाफ ऑफ एंगल ए को इधर लाएंगे तो हाफ ऑफ एंगल ए रहने देते इधर ही, और ये 90 डिग्री का हम उधर लाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो अब ये दो उधर जाएगा तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? 20 दूना 40 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिले तब एंगल बीओसी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल है। और बाहरी द्विभाजक ओ पर मिले तब जो एंगल बीओसी होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल है। तो यहाँ पे बीओसी दिया गया था तो ए निकालना था। नेक्स्ट, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ कार्य आरंभ करके 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और कार्य में लग गए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं M1 D1 बराबर क्या होता है? अगर टोटल काम निकालना हो, टोटल काम, तो हम क्या करते हैं? आदमी को दिन से गुना करते हैं। अगर आदमी को हम दिन से गुना करेंगे तो टोटल काम होगा। अगर 40 व्यक्ति 18 दिन में काम करता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 40 गुना 18, ये टोटल काम आ गया। ये क्या हो गया? टोटल काम आ गया 40 गुना 18। अब एक साथ कार्य आरंभ करता है और 8 दिन बाद, यानी 40 व्यक्ति 8 दिन तक काम किया, यानी इतना काम समाप्त हो गया। 8 दिन बाद क्या हुआ कि 10 व्यक्ति और लग गया, यानी अब क्या हुआ? 10 व्यक्ति और लगा, यानी 50 व्यक्ति आ गए। ये 50 व्यक्ति मान लेते हैं कि एक दिन तक और काम किया। अब 10 व्यक्ति और आ गए तो 50 व्यक्ति आ गए। अब ये 50 व्यक्ति मान लेते हैं कि 10 दिन, एक दिन तक और काम किया। तो यहाँ से वही निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा, यानी शेष कार्य पूरा करने में उसे कितना दिन लगा। तो हम लोग x दिन माने थे तो x का वैल्यू निकालना है। तो यानी 18 चौका 72, यानी 720 में से 320 घटाएंगे तो 400 ये आ जाएगा, यानी ये 720 आएगा ना। ये 720 बराबर क्या हो जाएगा? 320 प्लस 50x, तो ये इधर घटाएंगे तो 400 बराबर 50x, तो 50 से ये कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना?
8 दिन, यानी शेष कार्य को करने में उसको 8 दिन और लगेगा। यानी जब हम आदमी को समय से गुना करते हैं तो टोटल काम पता चलता है। तो यहाँ 40 आदमी 18 दिन में कर रहा है तो टोटल काम इतना हो जाएगा। अब इस टोटल काम को कैसे कर रहा है, यानी 40 व्यक्ति 8 दिन तक किया तो यानी इतना काम समाप्त हो गया। उसके बाद 10 व्यक्ति और आ गए, यानी 50 व्यक्ति हो गए, और 50 व्यक्ति मान लेते हैं कि x दिन तक काम किए, तो ये टोटल काम इस टोटल काम के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, x बराबर 9999 दिए गए। अगर x का मान अभी इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, और इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव एग्जाम में आता नहीं, यानी इसमें कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर छुपा हुआ रहता है। तो अब वो क्लू खोजने का कोशिश करते हैं। इसमें से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाला में x, अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4x² - 1, x कॉमन लेंगे तो नीचे आते हैं 2x + 1 दिया गया है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 6x में से 3x कॉमन ले तो 2x माइनस, और 3 कॉमन ले तो 1 बचा। अब ये जो कैलकुलेशन आया ये पूरा कैलकुलेशन वो कितना आ गया, a + b × a - b, क्या आता है a² - b², यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x², और b² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी ये पूरा कैलकुलेशन 4x² - 1 आ गए। 4x² - 1 4x² - 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा x/3 बच जाएगा। यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 3 बचा, और x का मान कितना दिया गया है 9999। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार 3 बचेगा, यानी 3333, ऑप्शन नंबर सी बच जाएगा। तो इतना लंबा कैलकुलेशन रहता है ना कुछ क्लू जरूर दिया रहता है सवाल को छोटा करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का मात्रा 4:3 था, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी कल के सेशन में हम लोग देखे थे इसका मतलब कैसे प्रोसेस से बनाते हैं, आज के सेशन हम लोग इसको डायरेक्ट बनाते हैं। जैसे अल्कोहल और जल का मात्रा था, अल्कोहल और वाटर का मात्रा वो 4:3 था। जब हम 5 लीटर जल मिला दिए तब जो अनुपात आया 4:5 आ गया। अगर हम जल मिलाए हैं तो अल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी अल्कोहल में वैसे कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 ही लीटर है। जल में कितना का परिवर्तन किया गया है 2 लीटर मिलाया गया, अनुपात में जल में 2 लीटर मिलाया गया, और वास्तव में कितना मिलाया गया 5 लीटर मिलाया गया। 5 लीटर मिलाया जा रहा है ना, यानी अनुपात में हम लोग 2 लीटर मिला रहे हैं, 3 से 5 यानी 2 लीटर मिला रहे हैं, वास्तव में 5 लीटर मिला है, यानी 2 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू 5/2। तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना है, तो अल्कोहल की मात्रा 4 ही था, नया मिश्रण में भी 4 ही है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 × 4, 4 ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 5 दूना 10 लीटर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये डायरेक्ट बना सकते हैं, बाकी प्रोसेस से कल बताए भी थे। नेक्स्ट आते हैं, 9 क्रमिक संख्या का औसत n है, यदि इनमें अगली 2 संख्या शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए अगर हम लोग 2 संख्या को शामिल करेंगे, पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं। जैसे हम लोग कोई 3 संख्या ले लिए 1 2 3, ठीक है, इसका औसत क्या होगा 2 होगा, इसका औसत 2। अगर हम इसमें 2 संख्या और शामिल कर लिए 1 2 3 4 5, यानी अब कितना हो गया औसत, औसत अब 3 हो गया। जब हम 2 संख्या को शामिल किए तो कितना का वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि होगा, पहले 2 था अब 3 हो गया। अब मान चलिए इसमें 2 संख्या का और शामिल कर लेते 1 2 3 4 5 6 7, अब इसका औसत कितना होगा, 3 संख्या इधर कर ले 3 संख्या इधर, बीच में 4 आ गया, यानी औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का वृद्धि हो रहा है। यानी अगर हम 2 संख्या को शामिल करेंगे तो औसत में कितना का वृद्धि होगा 2/2, यानी 1 का वृद्धि होगा। अगर हम 4 संख्या को शामिल करेंगे औसत में कितना का वृद्धि होगा 4/2, यानी 2 का वृद्धि होगा। यानी अगर क्रमिक संख्या में अगर हम 2 संख्या ऐड करेंगे तो औसत में 1 का वृद्धि होगा, 4 संख्या ऐड करेंगे औसत में 2 का वृद्धि होगा, अगर 6 संख्या ऐड करेंगे तो 6/2, यानी औसत में 3 का वृद्धि होगा। ठीक है, यानी जितना संख्या ऐड करना है क्रमिक संख्या में उतना संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा औसत में उतना का वृद्धि होगा। तो हम लोग 2 संख्या को शामिल कर रहे हैं तो 2/2, यानी औसत में कितना का वृद्धि होगा 1 का वृद्धि हो जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर डी 1 की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। अगर हम राशि को 16 मान लेते हैं, यानी राशि मतलब मूलधन, अगर हम मूलधन को 16 मान लेते हैं तो ब्याज कितना आ जाएगा। जब भी हम लोग को संख्या मानना होगा तो नीचे जो हर में दिया रहेगा वही संख्या मानेंगे। 1/16 है तो 16 को हम लोग मूलधन मान लेंगे। अगर 16 रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना होगा उस राशि का 1/16, इसका मतलब ब्याज 16 का 1/16 निकालेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। यदि वर्षों की संख्या दर के संख्या के बराबर है, यानी रेट और टाइम दोनों बराबर है, इस दोनों को हम लोग मान लेते हैं x%, x मान लेते हैं, यानी रेट भी x% है और टाइम भी x ईयर है। तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, ब्याज बराबर ऐसा बराबर क्या होता है PRT/100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ऐसा कितना दिया गया है 1 रुपया, 1 बराबर 16 गुने रेट भी x है, टाइम भी x है, बटा 100, 4 से ये 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी यहाँ पे जो है x² बराबर कितना आ जाएगा, ये x² बराबर ये 25 इधर और 4 नीचे, यानी 25/4। तो x बराबर कितना आ गया 5/2, यानी ये रूट अंडर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर में, यानी √25 5/2, यानी 2.1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, a+b अनुपात में कितना दिया गया 6, इसको हम लोग 6x मान सकते हैं। b+c 7 दिया गया है तो इसको 7x मान सकते हैं। और c+a कितना दिया गया 8, यानी c+a कितना दिया इसको 8x मान सकते हैं। अगर इस तीनों समीकरण को हम जोड़ेंगे, तीनों समीकरण को, तो 2 बार a आ गया, 2 बार b, 2 बार c आ गया, तो 2 कॉमन ले लें हैं, बराबर 6 7 13 8 21x। यहाँ से a+b+c कितना देगा 14, यानी 14 दूना 28 बराबर 21x। तो x बराबर कितना आ गया 28/21, यानी 4/3। x बराबर कितना आ गया 4/3। क्या निकालना है c। अगर हम ABC में से AB को माइनस कर देंगे, यहाँ पे देखें, अगर ABC में से अगर AB को माइनस कर देंगे तो C का आ जाएगा। अगर x बराबर 4/3 तो a+b कितना था 6x, इसका मतलब a+b कितना आ जाएगा 6 गुने 4/3, यानी 3 दूना 6, तो 4 दूना 8, यानी a+b कितना आ गया 8, यानी a+b+c 14 था और a+b 8 आ गया, तो c कितना आ जाएगा 8 6 14, यानी 14 में से 8 घटा देंगे तो 6 आंसर इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 12 पेन का जो लागत मूल्य है वो 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सवाल आपको मैक्सिमम एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, चाहे रेलवे NTPC चाहे SSC ले, किसी भी एग्जाम में ले, सब एग्जाम में पूछा जाता है। 12 पेन का जो क्रय मूल्य है, यानी 12 पेन का क्रय मूल्य वो किसके बराबर है 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये विक्रय मूल्य को काट कर नीचे लाएंगे और ये 12 को काट कर नीचे लाएंगे, इसका मतलब जो क्रय मूल्य था वो 8 रुपये था, तो विक्रय मूल्य 12 रुपये। तो यहाँ पे क्या होगा लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो 8 रुपये क्रय मूल्य 12 रुपये विक्रय मूल्य, तो 4 रुपये लाभ होगा कितना में 8 में गुने 100, तो 4 से 2 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपया था, उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए। देन 10% छूट तो मिलता ही था, कितना और छूट दिया जाना चाहिए कि वास्तविक मूल्य 1242 रुपया हो जाए। जिससे अंकित मूल्य 1500 था, अगर हम 10% का छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब 90% का छूट, 90% पे बेच रहे हैं, 90% पे बेच रहे हैं। अब बोल रहा है यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इन्हें एक तरीका और आते हैं, 90% पे बेच रहा है, किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट देना चाहिए। मान लेते हैं कि X% का और छूट मिला उसको, तो कितना में बेचेगा
100 माइनस एक्स बटा 100 में बेचेगा, यानी इतना में बेचेगा, और तब जो विक्रय मूल्य आएगा वो 1242 आएगा। जैसे यहाँ पे 10% का छूट मिला था तो 100 में से 10 घटाए ना तो 90 आया। यहाँ पे x% का छूट मिला है तो 100 में से x घटाएंगे बटा 100। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 00 से 00 कट गया, और अगर यहाँ देखें तो 9 का मल्टीपल है 4 2 6 2 8 1 9, यानी 9 से कट जाएगा। ये 9 से 10 बार में, और ये 9 से 9 30 27 9 8 72 138 बार में कटेगा, और ये 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 चौक 12 3 छक्के 18। तो यानी 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, यानी ये 2 है उधर गुना होगा तो 46 दूना 92, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 92 गया तो 8%, यानी जो अतिरिक्त छूट होगा वो 8% का हो जाएगा। यानी 1500 रुपये दाम अंकित मूल्य था, 10% का छूट मिला, यानी 90% में बेच रहे हैं। अब बोला कितना अतिरिक्त छूट देना चाहिए, तो हम मान लिए कि x% अतिरिक्त छूट दे रहा है तो कितना बेचेगा, 100 माइनस एक्स बटा 100। जैसे यहाँ पे 10% छूट दे रहा था तो 100 माइनस 10 यानी 90% बेचा। उसी तरह x% छूट देगा तो 100 माइनस एक्स बटा 100, और कितना बेच रहा है, 1242 में बेच रहे हैं। एक व्यक्ति कोई धनराशि साधारण ब्याज पर समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष किसी निश्चित ब्याज की दर से दी। उसने देखा कि 3 वर्ष और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर का अनुपात है वो 25:8 है। ये पिछला वीडियो में बताए थे कि अगर 3 ईयर में CI और SI का अंतर रहे, CI और SI का अंतर वो क्या होता है, पहले 2 ईयर का ले लेते हैं। 2 ईयर में CI SI का अंतर क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर, और 3 ईयर में जो CI और SI का अंतर रहता है वो क्या होता है, PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब। 2 ईयर में CI SI का अंतर क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर, और 3 ईयर में जो CI SI का अंतर रहता है वो PR² बटा PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब। यानी यही दोनों का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 25:8 दिया गया है। तो यहाँ पे PR² बटा 100 का स्क्वायर और डिवाइड बाय यहाँ पे PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब बराबर कितना, 25/8। ठीक है, तो PR² से PR² कट जाएगा, 100 के स्क्वायर से ये 100 का क्यूब काटेंगे तो एक 100 बचेगा। अब क्या होगा, ये 100 ऊपर जाएगा तो ये 100 बटा 300 प्लस R बराबर 25 बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आते हैं 25 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया, एक चीज़ यहाँ पहले 3 ईयर है उसके बाद 2 ईयर है, यानी 3 और 2 ईयर का 25 आता है। हम लोग पहले ऊपर में 2 ईयर लिए तो इसको 8/25 करना पड़ेगा, 8/25 8/25 सॉरी। यहाँ पे जो अब ये 100/300 प्लस जो आ रहेगा, जैसे 3 ईयर का 25 था तो 2 ईयर का 8 था, तो हम लोग यहाँ पे 2 ईयर का लिए तो 2 ईयर का हम 8 था तो 2 ईयर के सामने 2 ईयर को रखेंगे ना, बराबर 8/25। अब देखेंगे यहाँ से कैलकुलेशन करके कितना आता है। इस फार्मूला को मिटा रहे हैं, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, 3 ईयर के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और 4 ईयर के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, बहुत काम देगा ये। अब ये 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से ये 25 बार में, तो यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी 600 प्लस 2R, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 25 का स्क्वायर 625, यानी 2R बराबर 25, तो R बराबर 25/2, यानी 12.5%, 12.1/2%। जो 2 ईयर का CI SI का अंतर होता है वो उसी फार्मूला पर ये सवाल को दिया गया था। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है।
एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है, वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों रेलगाड़ी का जो चाल होगा वो क्या होगा, जुट जाएगा। यानी पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो यानी एक का चाल 65 था, दूसरा का चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर, ये जुट जाएगा। इजिकल टू डिस्टेंस कितना दिया गया है, अगर एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो इसका मतलब जो लंबाई होगा दोनों ट्रेन का जुट जाएगा। यानी दोनों का लंबाई 125 था, तो टोटल डिस्टेंस 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 250, यानी टोटल डिस्टेंस 250। यानी खुद का लंबाई जुटेगा, साथ साथ ट्रेन दूसरी ट्रेन की लंबाई भी जुटेगा। और समय कितना दिया गया, ये 6 सेकेंड। ये मीटर में था और ये सेकेंड में था और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको हम 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। अब ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया, ये भी मीटर और सेकंड में है। तो 6 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 5 से 50 बार में। तो 65 प्लस x बराबर, ये 3 से उधर 50 में मल्टीप्लाई होगा तो 150 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 में से 65 गया तो 85 किलोमीटर पर आवर होगा इसका स्पीड। यानी जो स्पीड होगा वो 85 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यूनिट को सेम करना पड़ता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का चाल जुटेगा। और डिस्टेंस भी दोनों को जुटेगा तो 250 हो जाएगा। और ये 6, ये मीटर पर सेकंड में था और ये किलोमीटर पर आवर में माने थे, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ा। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाता है। यानी अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12% हानि पर बेचा जा रहा है, 88% में बेचा जा रहा है। यदि 10% कीमत कम होता है, यानी 90 रुपया अगर क्रय मूल्य होता है और 5.7 रुपया अधिक, बिक्री मूल्य 5.7 रुपया अधिक होता है तो लाभ 30% हो जाता है। अगर 90 रुपया क्रय मूल्य होता है तो लाभ 30%, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 90 गुने 130/100, यानी 13 117 रुपये उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। अगर 90 रुपया क्रय मूल्य होता है, यानी 10% कम पे होता, अगर क्रय मूल्य लागत मूल्य 10% कम होता तब उसको क्या होता, 30% का लाभ होता। तो यानी 117 में बेचता, कितना अधिक में बेच रहा है, यानी 9 8 17 और 8 2 10, 29 रुपये अधिक में बेच रहा है। और जबकि वास्तव में कितना रुपये अधिक में बेच रहा है, 5.75 में अधिक में बेच रहा है। यानी 29 का वैल्यू 5.75, यहाँ पे लिखते हैं 29 का, यहाँ पे 29 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। यानी और वास्तव में कितना, 5.75, यानी 29 का वैल्यू कितना आ गया, 5.75। तो एक का वैल्यू 5.75/29, तो क्रय मूल्य 100 माने थे तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.75/29 गुने 100। अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल, और 29 से कितना बार में कटेगा, ये 29 से नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब सवाल में कहीं ना कहीं कुछ गलती ज़रूर दिया गया है, 29 का वैल्यू नहीं आ सकता। यहाँ पे इतना ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे तब सवाल में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे हानि की जगह लाभ कर लीजिएगा, यानी हानि नहीं, यहाँ पे लाभ कर दीजिएगा। एक वस्तु को 12% लाभ पे बेचा जाता है। यानी अगर 100 रुपये में खरीदा गया, 100 रुपये में अगर खरीदा गया तो 12% लाभ पे बेचा, तो इसका मतलब वो 88 रुपये में नहीं, 112 रुपये में बेचा। कितना बेचा, 112 रुपये। 12% का लाभ होता है, यानी हानि की जगह यहाँ पे लाभ कर लेंगे। अगर 12% लाभ होता है तो 112 में बेचा। यदि उसकी लागत मूल्य 10% कम होती है, यानी 90 रुपये में खरीदा होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होती तो लाभ 30% हो जाता है। 90 रुपये में खरीदता है तो लाभ 30% का होता है। तो इसका मतलब कितना में बेच रहा है, 117 में। 90 रुपये में खरीदा, 30% लाभ, यानी 90 गुने 130/100, तो 00 कैंसिल हो जाएगा। तो 13 में 117, 117 रुपये में बेच रहे हैं। तो कितना ज़्यादा लाभ कमा रहा है, सॉरी 5, कितना ज़्यादा बेच रहे हैं, पहले 112 में बेचता था, 117 में बेच रहा है, यानी 5 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। और यहाँ पे बोला है बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होती है यहाँ पे।
बिक्री मूल्य क्या है 5.75 रुपये अधिक होते हैं। यानी ये 5 का वैल्यू कितना आ गया 5.75, यानी यही 5 का वैल्यू आ गया 5 का वैल्यू 5.75। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 15×5 = 75 यानी 1.15। तो अगर 1 का वैल्यू 1.15 आया तो किराया मूल्य 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 115, यानी 100 से गुना करेंगे, यानी किराया मूल्य 100 रुपया आ गया। यानी अगर, लेकिन यहाँ पे किराया मूल्य नहीं पूछ रहा है, अगर किराया मूल्य पूछता तो 115 रुपया आता, 1.15 से गुना करेंगे तो अगर किराया मूल्य पूछता तो 115 आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे बोला यदि उस वस्तु को 20% पाने के लिए उसे कितना रुपये में बेचना चाहिए, यानी 115 रुपया किराया मूल्य है, अगर 20% लाभ पाएगा तो 120/100 में बेचेगा, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से कितना बार में कटेगा 23 बार में, और 23 को 6 से गुना करेंगे तो 138 इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो 138 हो जाएगा। किराया मूल्य पूछता तब 115 होता, लेकिन 20% लाभ पे बेचने पर उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य 138 आ जाएगा। तो यहाँ पे हानि की जगह लाभ कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ नीचे देखें तो B - C, C - A, A - B, C - A, यही 3 चीज़ रिपीट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो A - B इंटू B - C इंटू C - A एलसीएम आ जाएगा। अब B - C, C - A यानी ये दोनों है ही, बच गया A - B। A - B अगर इससे गुना होगा तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा A - B का होल क्यूब। उसी तरह से A - B और C - A है ही है। यहाँ पे A - B और C - A, A - B और C - A है ये, तो B - C बच गया, और इस B - C को इस B - C से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा B - C का होल क्यूब आ जाएगा। उसी तरह से ये क्या आ जाएगा A - C का होल क्यूब। ठीक है, अगर हम इस पूरे टर्म को x मान लेते हैं, A - B को x मान लेते हैं, B - C को y मान लेते हैं, और A - C को यहाँ पे z मान लेते हैं, z मान लेते हैं। यहाँ पे A - C नहीं होना चाहिए, C - A होगा, A - C नहीं C - A, गलती दिया गया, A - C नहीं होना चाहिए, C - A होगा। अगर हम लोग C - A को क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। अगर हम x + y + z को जोड़ें, x + y + z को, तो क्या आ रहा है A - B प्लस B - C प्लस C - A, यानी सबका जोड़ कितना रहा, A से कट जाएगा, C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, यानी 0 आ रहे हैं। अगर x + y + z बराबर 0 तो x³ + y³ + z³ आएगा। x³ + y³ + z³ किसके बराबर होता है 3xyz। ये फार्मूला पता होगा। अगर x + y + z बराबर 0 तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर होगा 3xyz के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी ये जो होगा वो 3xyz के बराबर होगा ऊपर, क्योंकि x y z और तो 0 आ गया, और A - B के बदले में क्या माने थे x, B - C के बदले में y, और C - A के बदले में z, यानी 3xyz + xyz, xyz से xyz कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 3, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। जब भी x + y + z 0 आ जाए तो x³ + y³ + जो z³ होगा वो 3xyz के बराबर हो जाएगा। अतः दो संख्या का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समावर्तक 12 दिया गया। जब भी अगर महत्तम समावर्त दिया जाए यानी मौसौ दिया जाए, मौसौ यहाँ पे 12 दिया गया है, तो जो संख्या मानेंगे, संख्या पहला संख्या और दूसरा संख्या वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी पहला संख्या 12x मानेंगे, दूसरा संख्या 12y मानेंगे। ठीक है, और पहला जो संख्या मानेंगे हमेशा मौसौ का मल्टीपल मानेंगे, और उसका जो गुणनफल है 2160, यानी दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है 2160 के बराबर है। अगर हम 12 से यहाँ पे कैंसिल करें तो 12 के 12, 12 × 96, 180 आ जाएगा। 12 से यहाँ कैंसिल करें तो 12 से 15 बार में कट जाएगा, यानी x × y कितना आ गया 15 आ गया। अब कितना पॉसिबिलिटी है, यहाँ x के बदले में 1 रखेंगे तो y के बदले में 15 रखना पड़ेगा, x के बदले में 3 रखेंगे तो y के बदले में 5 रखना पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है 5 × 3 = 15, यानी 5 × 3 या 3 × 5, बात तो बराबर ही होगा नहीं, इसलिए 5 × 3 नहीं होगा।
एक दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो x के बदले में 1 रखेंगे तो 15 रखना पड़ेगा, और x 3 रखेंगे तो 15, यानी इसका कितना जोड़ा संभव है? 2 जोड़ा संभव है। पहला 1 15 का, दूसरा 3 5 का। नेक्स्ट सवाल, x² माइनस 3qx प्लस tq का गुणनखंड, एक गुणक जो है x-2। अगर कहीं पे भी इसका गुणक या इसका भागफल या कुछ भी दिया जाए तो हम क्या करेंगे? दोनों को 0 को बराबर कर देंगे, यानी x² प्लस 3qx माइनस 2q को 0 को बराबर कर देंगे, और x-2 को भी क्या करेंगे? 0 को बराबर कर देंगे। दोनों को 0 को बराबर कर देंगे। जब भी गुणक या गुणनखंड या कुछ भी पूछे तो 0 को बराबर कर देंगे। अगर x-2 0 को बराबर करेंगे तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर x बराबर 2 यहाँ आ गया तो ये x बराबर 2 का मान इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6q माइनस 2q बराबर 0। अगर ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी ये 6q में से 2q गया तो 4q, और ये 4 उधर जाएगा तो -4, तो q बराबर कितना आ जाएगा? -4/4, यानी -1, यानी इसका जो आंसर होगा वो -1 आ जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल हम लोग NTPC के सेट का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दोनों रहेगा। जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।